हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है पुनः हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम सॉल्व कर रहे हैं कुछ एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस अर्थात प्री के लिए। सारे प्रकार के क्वेश्चन हैं, जैसा कि हमने आपको कल भी दिखाया था, बताया था। कल तक हमने जो सॉल्व किया था वो 1 से क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व किए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 के आगे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, हम आपको कल भी कहे थे कि जो भी डाउट्स आपका है वो आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि अगर बताएंगे नहीं तो हमें पता कैसे लगेगा आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि जो पढ़ाया गया है पीछे वही हम क्वेश्चन करा रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं कर रहे हैं, सीधा हम क्वेश्चन को करते हुए आगे चले जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आपका क्या दिख रहा है? इन रेनफोर्समेंट या इन रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर द स्टील रेनफोर्समेंट कंसिस्ट ऑफ, अर्थात एक आरसीसी स्ट्रक्चर है, उसमें स्टील किस फॉर्म में डाली जाती है? तो हम कहेंगे डिफॉर्म बार भी है, कोल्ड ट्विस्टेड बार भी है, माइल्ड स्टील बार भी है। अर्थात हम कहेंगे इन तीनों के फॉर्म में डाला जाता है। ठीक है, तीनों के फॉर्म में डाला जाता है तो डिफॉर्म बार के रूप में डालते हैं। ठीक है, कोल्ड ट्विस्टेड बार भी रहता है आपका, टेंसाइल माइल्ड स्टील भी आपका रहता है, और यहाँ पर ऑप्शन में आपका ऑल ऑफ दीज है, इसलिए हम ऑल ऑफ दीज यहाँ पर लगाएंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि तीनों प्रकार के स्टील को रेनफोर्समेंट के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, आगे जब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 में क्या दिख रहा है आपको? ट्विस्टेड बार हैज़ अबाउट मोर यील्ड स्ट्रेस देन ऑर्डिनरी माइल्ड स्टील। क्लियर हुआ? अर्थात यहाँ पर कह रहा है क्या कि माइल्ड स्टील की अपेक्षा ट्विस्टेड बार की यील्ड स्ट्रेस कितना होती है। ठीक है, तो अगर हम यील्ड स्ट्रेस की बात करेंगे तो वो हमारा कितना होता है? लगभग 50% अधिक होता है। ठीक है, 50% अधिक होता है लगभग। ठीक है, जबकि अगर हम बॉन्ड स्ट्रेस की बात करते हैं, या बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो ये बॉन्ड स्ट्रेंथ आपका कितना होता है? लगभग 60% अधिक होता है। किसकी अपेक्षा? प्लेन बार की अपेक्षा। ठीक है, मतलब यहाँ पर हम देखेंगे तो कहेंगे ट्विस्टेड बार की जो भी यील्ड स्ट्रेस होगी प्लेन की अपेक्षा वो 50% अधिक होगा। ठीक है, अगर बॉन्ड स्ट्रेस की बात करेंगे तो हम कहेंगे वह 60% अधिक होगा। किसकी अपेक्षा? तो हम कहेंगे प्लेन बार की अपेक्षा। मुताबिक क्लियर हुआ? तो इस हिसाब से यहाँ पर ट्विस्टेड बार की यील्ड स्ट्रेस की बात कर रहा है किसके? माइल्ड स्टील की अपेक्षा, तो हम वहाँ पर किसको सही करेंगे? 50% को। क्लियर हुआ? 50% अधिक होती है। मुताबिक क्लियर हुआ यहाँ से? ठीक है, आगे यहाँ पर हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर आपका 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? द कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ कंक्रीट इज नियरली इक्वल टू। ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन किसके बराबर होता है? तो हम जानते हैं कि कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ कंक्रीट, ठीक है, इज इक्वल टू कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन स्टील। अर्थात हम कह सकते हैं कि स्टील का कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन तथा कंक्रीट का कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ये दोनों लगभग आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यही रीज़न है कि कंक्रीट में स्टील अप्लाई किया जाता है। क्लियर हुआ? अब इसको हम जो पीछे सबकी वैल्यू लिखाए हैं वहाँ से आप जाके देखिएगा, तो हम यहाँ पर कहेंगे हाँ कौन सा सही होगा? तो हम कहेंगे स्टील। ठीक है, यहाँ पर कौन सा सही रहेगा? स्टील रहेगा। ठीक है, क्योंकि स्टील की कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन तथा कंक्रीट की कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन दोनों का मान आपस में लगभग क्या होता है? बराबर होता है। मुताबिक क्लियर हुआ? ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 24। और जब 24 नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो 24 नंबर क्वेश्चन में आपको कुछ दिख रहा है। द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ Fe 415 स्टील इन मेगा पास्कल वुड बी आ मिनिमम ऑफ। तो ये क्या होता है? थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। ये जो आगे लिखा था है Fe, ठीक है, फिर यहाँ पर लिखा है 415 या 415। ठीक है, 415। तो ये हमारा क्या होता है? तो हम कहेंगे जो Fe लिखा गया है ये आपका दर्शाता है किसको? फेरस मटेरियल को। किसको दर्शाता है? ये फेरस मटेरियल को। जबकि ये जो आपका यहाँ पर 415 लिखा गया है ये क्या दर्शा रहा है? तो हम कहेंगे ये इसकी यील्ड स्ट्रेंथ को प्रदर्शित करता है। किसको? यील्ड स्ट्रेंथ को प्रदर्शित करता है, वो भी किस में? तो हम कहेंगे न्यूटन पर mm² में। किस में? न्यूटन पर mm² में। अर्थात फेरस मटेरियल है जिसका IS कोड यहाँ पर जिसका, ठीक है, ग्रेड जो दिया गया है वो 415 दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि इसकी जो यील्ड स्ट्रेंथ है वह 415 न्यूटन पर mm² होगा। अब न्यूटन पर mm² को अगर हम चेंज करेंगे तो हम कहेंगे यही हमारा क्या होता है? मेगा पास्कल हो जाता है। वही हमारा क्या होता है?
मेगा पास्कल, अर्थात फेरस मटेरियल 415 है, इसलिए हम कहेंगे इसकी जो यील्ड स्ट्रेंथ होगी वो हमारी कितनी होगी, 415 मेगा पास्कल। बता सकते हो, मेगा पास्कल के स्थान पर आपका न्यूटन पर mm स्क्वायर भी हो सकता है। क्लियर हुआ। आगे अगला हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर आपका दिख रहा है व्हाट विल बी द मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ इन मेगा पास्कल ऑफ Fe 415, ठीक है, स्टील यूज्ड एज रेनफोर्समेंट इन कंक्रीट। कुछ नहीं है, वही जो आप ऊपर देखें तो यहाँ पर भी है, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि Fe 500 स्टील का ग्रेड दिया गया है, इसकी मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ मेगा पास्कल में क्या होगा, ठीक है, जबकि यह स्टील किसी रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट में डाली गई है। ये आपको फंसाने के लिए बस क्वेश्चन को बड़ा कर देते हैं बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं देखना, हमें सिर्फ देखना है क्या, कि यील्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहा है और ग्रेड इसका जो दिया गया है Fe 500 दिया गया है, अतः जो इसका स्ट्रेंथ होगा वो यील्ड स्ट्रेंथ जो होगा वो हमारा कितना होगा, 500 मेगा पास्कल या 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर। बता पे क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 26 की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको दिख रहा है द मिनिमम यील्ड स्ट्रेस ऑफ Fe 415। ये क्वेश्चन नंबर 24 का ही जो है अगला टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर हम कहेंगे इसकी जो एक यील्ड स्ट्रेंथ होगा वो कितना होगा, ठीक है। चाहे यील्ड स्ट्रेंथ कहे चाहे यील्ड स्ट्रेस कहे, दोनों हमारा एक ही चीज़ है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस का मात्रक भी आपका होता है न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर जो होगा इसका मान वो हमारा कितना आएगा, 415 मेगा पास्कल। बता पाए क्लियर हुआ यहाँ से, ठीक है। कुछ मिला के क्या किए हैं, अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछे हैं, बाकी क्वेश्चन का टाइप क्या है हमारा, सेम है। क्वेश्चन नंबर हम अगला देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है, ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं क्या, Fe 415 इन RCC कंस्ट्रक्शन इम्प्लाइज, ठीक है। Fe 415 RCC कंस्ट्रक्शन हम क्यों अप्लाई करते हैं या क्यों यूज करते हैं उसके बारे में बताना है। तो ये क्या प्रदर्शित करता है ये भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या, आयरन ऑफ ग्रेड 415, हम कहेंगे बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि जो आयरन है उसका ग्रेड यहाँ पर कितना दिया गया है, 415, अर्थात Fe आपका है फेरस मटेरियल। Fe आपका क्या है यहाँ पर, फेरस मटेरियल, ठीक है, और उसी को हम क्या कहते हैं, आयरन भी कह सकते हैं, बिल्कुल। बी ऑप्शन आपका दे रहा है हाई यील्ड स्टील डिफार्म स्टील बार यूज्ड इन RCC। क्वेश्चन नंबर अगर हम बी की बात, ऑप्शन नंबर अगर हम बी की बात करेंगे तो बी में हम कहेंगे कि 415 भी हमारा क्या होगा, हाई यील्ड स्टील डिफार्म बार। 500 जो होगा वो भी हमारा क्या होगा, हाई यील्ड स्टील डिफार्म बार। 550 जो होगा वो भी हमारा क्या होगा, हाई यील्ड स्टील डिफार्म बार। तो यहाँ पर तो केवल इसकी बात कर रहा है, Fe 415 की बात कर रहा है, तो हम कहेंगे बी ऑप्शन आपका यहाँ पर, ठीक है, पूर्ण रूप से सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। अगला सी नंबर पे क्या है, माइल्ड स्ट्रक्चरल स्टील। तो Fe जो 415 होता है माइल्ड स्टील नहीं होता है, माइल्ड स्ट्रक्चरल स्टील नहीं होता है। माइल्ड की अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे Fe यहाँ पर कितना ले जाता है, 250 ले जाता है। नन ऑफ दिस, तो अब यहाँ पर कौन सा आपका ऑप्शन सही हो रहा है, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये इसके ग्रेड को प्रदर्शित कर रहा है, बाकी सभी यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहे हैं। क्लियर हुआ। अगला 28 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन HYSD बार आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ माइल्ड स्टील बार द बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये क्या कह रहे हैं कि जब माइल्ड स्टील बार के स्थान पर, जब माइल्ड स्टील बार के स्थान पर HYSD बार यूज किया जाए, ठीक है, माइल्ड स्टील बार के स्थान पर HYSD बार यूज किया जाए तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम जानते हैं क्या कि ये जो HYSD बार होता है इसमें क्या होते हैं, थोड़े थोड़े ग्रुप कटे होते हैं, अर्थात ग्रुप कटने से इसकी बॉन्डिंग स्ट्रेंथ क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। जबकि माइल्ड स्टील हमारा प्लेन बार होता है, प्लेन बार होता है, और ये प्लेन बार होने के कारण इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, बहुत ही कम होती है। तो हम कहेंगे कि जब प्लेन बार के स्थान पर आपका क्या यूज़ कर रहे हैं, HYSD बार यूज़ कर रहे हैं, डिफॉर्म बार यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पर ग्रुप कटा है, ठीक है। टाइप्स ऑफ रेनफोर्समेंट में आप जाके देखेंगे, वहाँ पर आपको विधिवत बताया गया है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि अब 28 नंबर क्वेश्चन में कौन सा यहाँ पर सही होगा, हाँ, HYSD बार यूज़ कर रहे हैं किसके स्थान पर, माइल्ड स्टील के स्थान पर, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 29 देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में आप देखेंगे तो दिख रहा है यहाँ पर माइल्ड स्टील यूज्ड इन RCC स्ट्रक्चर कन्फर्म टू। क्लियर हुआ। माइल्ड स्टील का जो IS कोड लिया गया है, ठीक है, माइल्ड स्टील का जो IS कोड लिया गया है वो IS कोड यहाँ पर क्या लिया गया है,
ठीक है। तो IS कोड के लिए हमने आपको पीछे ढेर सारा लिखाया है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर वहाँ नहीं है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं। अब यहाँ पर पूरा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर माइल्ड स्टील की बात कर रहा है तो जो इसका IS कोड होता है वो कितना होता है, IS कोड 432। क्लियर हुआ। ये जो 1786 यहाँ पर है ये किसके लिए है, तो ये हमारा है HYSD के लिए, ठीक है। टाइप्स ऑफ रेनफोर्समेंट में जाके देखिएगा, वहाँ पर आपका प्रत्येक का कोड लिखा गया है, ठीक है। वहाँ से आप ले सकते हैं। माइल्ड स्टील को जो IS कोड यहाँ पर रखा गया है वो हमारा क्या है, 432, जबकि 1786 आपका HYSD बार के अंतर्गत लिया था, अर्थात हाई यील्ड स्टोन डिफॉर्म बार। क्लियर हो यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 30 की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में माइल्ड स्टील हैज़ यंग्स मॉडुलस ऑफ, ठीक है। यंग्स मॉडुलस क्या होता है, ठीक है। यंग्स मॉडुलस को ही हम, ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं। और ये जो स्टील का होता है, ठीक है, 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm², ये होता है कि नहीं होता है। जब इसको आप काटेंगे पीटेंगे, ठीक है, किलोग्राम, क्योंकि यहाँ पर किलोग्राम में दिया गया, जब इसको आप किलोग्राम में बदलेंगे तो ये हमारा आएगा, ठीक है। हाँ, 2.1 भी रहता है, 2.1 भी रहता है। क्लियर हो यहाँ से भाई। 2 से 2.1 × 10⁵ रहता है, तो इसमें 200 है नहीं, 21 है, इसका मतलब 2.1 वाला लिया गया है। 2.1 अर्थात 1 कर देते हैं हम डायरेक्ट इसको, 21 गुणे यहाँ पर हम कर देते हैं 10⁴ और न्यूटन पर mm²। इसको हम किलोग्राम में बदलेंगे, जब किलोग्राम में बदलेंगे तो 1 किलोग्राम बराबर 10 न्यूटन होता है, अर्थात यहाँ पर घात क्या हो जाएगा, 3, और ये हमारा हो जाएगा क्या, किलो न्यूटन, नहीं सॉरी, यहाँ पर किलो न्यूटन होगा, किलोग्राम होगा, ठीक है। अब जब इसको हम तोड़ेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा कुछ देखने को, ठीक है। क्या देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर हम कहेंगे क्या, यहाँ पर आपको देखने को थोड़ा सा मिलेगा कि ये जो आपका लिखा गया था, ठीक है, 210, ठीक है। अब जो घात आपका 4 हुआ था, एक हमने यहाँ पर ले लिया, और फिर एक हमारा यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर हो यहाँ से। और ये आपका बदल जाएगा किस में, किलोग्राम में, और प्रति यहाँ पर क्या हो जाएगा, mm²। या आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं 210 गीगापास्कल, ठीक है। ये भी आपका यहाँ पर लिया जाता है। 210 गीगापास्कल एक किसका है, माइल्ड स्टील का। माइल्ड स्टील का यंग्स मॉडुलस कितना लेता है, 210 गीगापास्कल। जबकि, ठीक है, कापर की अगर हम बात करेंगे तो कापर जो होता है 120 गीगापास्कल ले जाता है। इसको हम पीछे लिखाएं, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। कास्ट आयरन जो होगा वह 110 गीगापास्कल लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, 210 किलोग्राम प्रति mm²। आप इसको चेंज कीजिएगा, ठीक है। जब इसको आप चेंज कर लेंगे, ठीक है, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा 210 गीगापास्कल। इसको आप चेंज कर लीजिएगा, इतना आएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं 31, और 31 नंबर क्वेश्चन हमें देखने को कुछ मिल रहा है यहाँ पर, मिनिमम थिकनेस ऑफ मेन स्टील मेंबर नॉट एक्सपोज टू वेदर। अर्थात कह रहे हैं क्या कि किसी, मान लीजिए RCC है, कोई RCC है या कोई स्टील स्ट्रक्चर ही मान लेते हैं, ठीक है। तो मेन स्टील जो होगा उसमें उसका जो थिकनेस होगा या जो उसका डायमीटर होगा, अर्थात ये जो थिकनेस है, ठीक है, ये जो यहाँ पर थिकनेस है, यहाँ पर ये थिकनेस यहाँ पर कितना होना चाहिए, न्यूनतम कितना होना चाहिए, जबकि यह वेदर के इफ़ेक्ट में नहीं आ रहा है, ठीक है। अर्थात हम कहेंगे कि इस पर वातावरण में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो जब किसी पर वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, स्टील स्ट्रक्चर है, तो हम कहेंगे यहाँ पर मिनिमम थिकनेस लगा के भी आप यूज कर सकते हो, और उसके लिए न्यूनतम कितना रखते हैं, 6 mm लेते हैं। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर हमारा क्या सही हो जाएगा, 6 mm। अगर ये इफेक्ट नहीं डाल रहा है वेदर से, तो अगर वेदर से इफेक्ट डाल रहा है तो हम क्या करते हैं, 8 mm से कम नहीं लेते हैं, इससे बड़ा हम बिल्कुल ले सकते हैं, उसके लिए आपका डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 32 आपका है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, डक्टिलिटी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम, ठीक है। कुछ लोगों को इन्होंने रख दिया, फिर उन्होंने कहा कि किसकी डक्टिलिटी अधिक होगी। डक्टिलिटी किसकी अधिक होगी, हम कहेंगे जिसमें कार्बन का मात्रा क्या हो, कम हो। और सब में हम देख रहे हैं तो हम कहेंगे क्या कि कास्ट आयरन, ठीक है, 2 से 4%। राट आयरन आपका क्या होता है, 0.15%, ठीक है, इससे कम। पिग आयरन क्या होता है, 4 से 5% होता है। जबकि माइल्ड स्टील क्या होता है, ठीक है, इसमें 0.23% से अधिक होता है, 2.23% से 0.4%। माइल्ड स्टील 0.23 से 0.4। राट आयरन, ठीक है, 0.2% से कम या 0.15% से कम। कास्ट आयरन में जो होता है, ठीक है, वो होता है आपका 2 से 4, ठीक है। पिग आयरन में जो होता है वो आपका होता है 4 से 5 या 5 से 6, ठीक है। अलग अलग बुक में अलग अलग मेंशन किया गया है। तो
इसको हमने यहाँ पर क्या देखा कि जिसकी में कार्बन की मात्रा कम होगी उसी की डक्टिलिटी अधिक होगी। तो हम देख रहे हैं राट आयरन में कार्बन का परसेंटेज बहुत ही कम है, ठीक है। अतः यहाँ पर डक्टिलिटी की बात करेंगे तो हम कहेंगे डक्टिलिटी किसकी अधिक होगी, राट आयरन की अधिक होती है। बता भाई क्लियर हुआ, ठीक है। अगला हम देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर आपका होगा 33, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका होगा 33। क्वेश्चन नंबर 33 जब हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 में आपको देखने को मिल रहा है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा, हाँ ठीक है, इसमें आपको जो देखने को मिल रहा है वो आपका है फॉर आरसीसी कंस्ट्रक्शन, फॉर आरसीसी कंस्ट्रक्शन द मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज लिमिटेड टू, ठीक है। तो जो कोर्स एग्रीगेट की साइज होती है, कोर्स एग्रीगेट की जो साइज होती है या सामान्यतः ठीक है, अगर मैक्सिमम साइज की बात करेगा तो देखिए, अगर पीसीसी की बात कर रहा है तो हम कहेंगे स्ट्रक्चर की मोटाई और बटे क्या करेंगे हम यहाँ पर 4, ठीक है। उसकी जो मोटाई है स्ट्रक्चर की उतना बटा 4 करके हम ले सकते हैं। अगर यहाँ पर आरसीसी है, ठीक है, तो आरसीसी के लिए हम कहेंगे उसकी मोटाई और बटे हम क्या करेंगे यहाँ पर 5, क्यों भाई इसमें स्टील भी है, ठीक है, स्टील भी है और इस स्टील के, ठीक है, बीच में एग्रीगेट को जाना है तो जाहिर सी बात है इसकी अपेक्षा आरसीसी के लिए हम क्या करते हैं थोड़ा सा कम लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। दूसरा हम कह सकते हैं क्या कि अगर ये आपका मान दे दिया गया तो हम कहेंगे क्या कि सामान्यतः आरसीसी में ले, ठीक है, 20 से 25 की एग्रीगेट यूज किया जाता है, 20 से 25 की एग्रीगेट यूज किया जाता है। तो मैक्सिमम साइज़ की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, मैक्सिमम साइज़ की अगर हम बात करेंगे तो मैक्सिमम साइज़ यहाँ पर कौन सा लिया जाएगा आपका 25 लिया जाएगा। बता भाई क्लियर हुआ, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो हम कहेंगे क्या कि क्वेश्चन नंबर 33 में आपका जो रहेगा वो हमारा कौन सा रहेगा 25 बता भाई क्लियर हो यहाँ से, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम यहाँ से, अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं क्या, क्वेश्चन नंबर आपका 34 है, अल्टीमेट लोड मेथड ऑफ डिजाइन आरसीसी स्ट्रक्चर विद रिस्पेक्ट टू इलास्टिक थ्योरी मेथड, ठीक है। अभी हम कल के लेक्चर में आपको दिखाए थे कुछ कि जो अल्टीमेट लोड मेथड होता है वह इलास्टिक थ्योरी मेथड का मतलब क्या, ये आपका है वर्किंग स्ट्रेस मेथड, ठीक है। जो आपका इलास्टिक थ्योरी मेथड यहाँ पर दिख रहा है वो हमारा क्या है वर्किंग स्ट्रेस मेथड है और इसकी अपेक्षा क्या होता है वो मोर इकोनॉमिकल होता है। क्यों, क्योंकि जो आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड है वह स्ट्रेस बेस्ड होता है, जबकि अल्टीमेट लोड मेथड और लिमिट स्टेट मेथड यह आपका, ठीक है, फैक्टर जो भी रखता है ये लोड पर रखता है। तो हम कहेंगे क्या कि यह अल्टीमेट लोड के आधार पर लिया जाता है, ठीक है। तो हम कहेंगे क्या होगा ये इकोनॉमिकल होगा, मोर इकोनॉमिकल। अगला आपका है लोड फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, ठीक है, इसको हमने कई बार दिखाया, वहाँ पर आपको लिखाए भी होंगे। लोड फैक्टर जो आपका होता है, लोड फैक्टर जो आपका होता है वो होता है कोलैप्स लोड अपान वर्किंग लोड, ठीक है, अर्थात वह लोड जिस पे वो फेल कर जाए और वह लोड जिस पर वो मतलब कि हम उस पर अप्लाई कर रहे हैं। दूसरा हम कह सकते हैं क्या कि इस कोलैप्स लोड को हम कह सकते हैं क्या कि इसकी अल्टीमेट लोड, ठीक है, अल्टीमेट लोड बटे वर्किंग लोड जिस पर जितना उस पर कार्य कर रहा है, या अल्टीमेट लोड के स्थान पे हम कह सकते हैं क्या फेलियर लोड, ठीक है, फेलियर लोड अब बटे हम कहेंगे क्या वो वर्किंग लोड। ये सब हमारा क्या है लोड फैक्टर है, ये सब हमारा क्या है लोड फैक्टर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन में वो आपका क्या है एवरेज लोड टू मैक्सिमम लोड, एवरेज लोड टू द रिवर्स कैपेसिटी ऑफ द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, एवरेज लोड टू द पीक लोड। पीक लोड हमारा क्या होता है औसत की बात कर लेते हैं। एवरेज लोड यहाँ पर जो है हमारा, ठीक है, वो क्या है एवरेज लोड का मतलब क्या कि हम इस पर अधिकतम कितना लोड अप्लाई कर सकते हैं, अर्थात वो उसको क्या दिखा रहा है उसकी अल्टीमेट की बात कर रहा है। एवरेज का मतलब यहाँ पर क्या हुआ उसके, ठीक है, अंतिम सामर्थ्य की बात कर रहा था, अधिकतम उसमें हम कितना लोड डाल सकते हैं। मैक्सिमम लोड यहाँ पर किसका ये बात कर रहा है, मैक्सिमम मतलब कि हम इस पर कितना डाल रहे हैं, अर्थात जितने भी हम उसको कार्य करा रहे हैं वही हमारा क्या होगा वर्किंग लोड होगा। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर इसके हिसाब से हम देखेंगे तो लोड फैक्टर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आ रहा है, ठीक है। ये कई प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, सबके लिए अलग अलग ऑप्शन है जो हमने अभी आपको दिखाया है, इतने प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन दे सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आपका जो होगा लोड फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एवरेज लोड टू मैक्सिमम लोड। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है 36 और उसमें आपको देखने को मिल रहा है फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज़ द रेशियो ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। जो भी आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है
ठीक है, वो हमारा क्या होता है, तो हम कहेंगे अल्टीमेट स्ट्रेस अपान वर्किंग स्ट्रेस, ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेस अपान वर्किंग स्ट्रेस, या फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो और होता है वो हमारा होता है यील्ड स्ट्रेस अपान वर्किंग स्ट्रेस या यील्ड स्ट्रेंथ अपान वर्किंग स्ट्रेंथ। ये जो आपका अल्टीमेट लिया गया है ये आपका होता है ब्रिटल मटेरियल के लिए, अर्थात जो आपका यूज़ किया गया है क्या वहाँ पर, कंक्रीट। और ये जो आपका यील्ड स्ट्रेस के आधार पर लिया जा रहा है, यील्ड स्ट्रेस के आधार पर लिया जा रहा है, वो हमारा किसके लिए होता है, डक्टाइल मटेरियल के लिए होता है। किसके लिए, डक्टाइल मटेरियल के लिए होता है, ठीक है। तो वहाँ पर हम कहेंगे क्या कि जब डक्टाइल मटेरियल के लिए यील्ड स्ट्रेस होगा, जबकि ब्रिटल मटेरियल के लिए आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ या अल्टीमेट स्ट्रेंथ लिया जाता है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर ऑप्शन में आपके मिल क्या रहा है पहले हम देखेंगे, उसके आधार पर फिर हम आगे बात करेंगे। तो ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन में आपका दिख रहा है फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस एंड वर्किंग स्ट्रेस, बिल्कुल नहीं। कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड वर्किंग स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। अल्टीमेट होता हम ले सकते थे यहाँ पर। बियरिंग स्ट्रेस एंड वर्किंग स्ट्रेस ये भी नहीं करेंगे। बियरिंग स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है, ये भी बियरिंग स्ट्रेस भी आपका निकाला जाता है, उसकी टोटल स्ट्रेस का जो भी मान होता है 0.75% लिया जाता है, ठीक है। स्टील स्ट्रक्चर में पढ़े होंगे। डी ऑप्शन में आपका है यील्ड स्ट्रेस एंड वर्किंग स्ट्रेस, तो हम कहेंगे ये आपका डक्टाइल मटेरियल के लिए यूज होता है और इसको हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। क्लियर हुआ। आगे आपका मिल रहा है 37 नंबर क्वेश्चन, इफ़ रेसिडुअल स्ट्रेंथ इज, ठीक है, 40 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इज लोड स्ट्रेस इज 20 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट वुड बी द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। कुछ नहीं है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कुछ घुमाए हैं इधर उधर करके, ठीक है, भाषा यहाँ पर चेंज किए हैं। रेसिडुअल स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि इसकी अंतिम जो स्ट्रेंथ है वो हमारा कितना है, हम कहेंगे 40, अल्टीमेट इसकी कितना है 40 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इज लोड का मतलब क्या होता है, इस पर कार्यरत भार, ठीक है, अर्थात हम कहेंगे यहाँ पर कितना आएगा इसका मान 20, काट पीट दीजिए यहाँ से फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकल जाएगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना आएगा आपके यहाँ पर 2 आ जाएगा। क्लियर हो यहाँ से, ठीक है। फिर अगला हम देख रहे हैं, अगला हम यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 38, और क्वेश्चन नंबर 38 में आपका दिख रहा है द फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर, ठीक है, ये आपका पूछा गया है, लिखा है वो अलग है, ठीक है। द फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील एंड कंक्रीट आर सेम, स्टील इज लोअर देन दैट कंक्रीट फॉर कंक्रीट, स्टील इज हायर देन दैट फॉर कंक्रीट, नन ऑफ दिस। तो ये भी आपका कल लेक्चर का भी बताया गया था कि जो भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है, ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है स्टील का वो कम होता है, ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो स्टील का होता है वो कम होता है किसके अपेक्षा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन कंक्रीट। क्लियर हुआ, गामा है, आप कुछ भी मान सकते हो, कुल मिला के आप समझिए बस, ठीक है। जो भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है स्टील का वो कम होता है कंक्रीट की अपेक्षा, क्यों, क्योंकि कंक्रीट एक ब्रिटल मटेरियल होता है, जबकि स्टील आपका क्या है, डक्टाइल मटेरियल होता है। अब इस स्टील के रिस्पेक्ट में ये कंक्रीट एक्यूरेट वैल्यू नहीं दे पाता है, स्टील के रिस्पेक्ट में कंक्रीट अधिक एक्यूरेट वैल्यू नहीं दे पाता, ठीक है। और जब अधिक एक्यूरेट वैल्यू नहीं दे पाता है तो हम कहेंगे क्या कि अब देखो इसके विस्तार जो हम किए हैं वो कल वाला लेक्चर आप देख लीजिए, पार्शियल ऑफ सेफ्टी फैक्टर, उसमें हम आपको बताए हैं अच्छे से क्यों नहीं कर पाता, वो भी आपको दिखाया गया है, ठीक है। आप 2-4 मिनट हम फालतू वेस्ट नहीं करके क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, आप जाकर ये पीछे देख लीजिएगा, ठीक है। अधिक एक्यूरेट वैल्यू नहीं दे पाता है, इसलिए हम क्या करते हैं कि इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी को कम करते हैं, ठीक है, स्टील को, जबकि कंक्रीट वाले को फैक्टर ऑफ सेफ्टी अधिक कर देते हैं। क्यों, क्योंकि वही ब्रिटल मटेरियल है, बिना बताए क्या करता है ये फेल कर जाता है। क्लियर हो यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहेंगे क्या कि कौन सा ऑप्शन सुनने को, स्टील इज लोअर देन दैट फॉर कंक्रीट, ठीक है, क्योंकि स्टील की फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम होगा जबकि कंक्रीट की क्या होगा, अधिक होगा। फिर चाहे वो WSM मेथड हो, ठीक है, फिर चाहे वो WSM मेथड हो, और फिर चाहे वो हमारा क्या हो, LSM मेथड हो। बता भाई, क्लियर हो यहाँ से। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं 39 में क्या मिल रहा है, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील इज एज कम्पेयर टू कंक्रीट, ठीक है। जो स्टील का फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो कंक्रीट की अपेक्षा क्या होता है, तो स्टील का हमेशा क्या होता है, कम होता है। बता भाई, क्लियर हुआ। अभी ऊपर हम देखे थे क्यों कम होता है, ठीक है, ऊपर हमने बात किया है क्योंकि वह क्या है, ब्रिटल मटेरियल है और वह अधिक एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता है स्टील के रिस्पेक्ट में। क्वेश्चन नंबर हम 40 देख रहे हैं, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट एंड स्टील आर 1.5 एंड 1.15 रिस्पेक्टिवली बिकॉज, ठीक है, वही चीज़ देखो अभी हमने बात किया था थोड़ी देर पहले हम ऑप्शन इसका पूरा पढ़ेंगे। कह रहा है कि पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट एंड स्टील, स्टील का जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होता है वो होता है 1.15, ठीक है। स्टील का जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होता है, स्टील का जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होता है 1.15। क्लियर हुआ यहाँ से, 1.15, जबकि कंक्रीट का जो होता है वो होता है 1.5, वो हमारा कितना होता है 1.5।
तो ये हमारा क्या है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। वर्किंग स्ट्रेस की अगर बात करेंगे तो वर्किंग स्ट्रेस आपने देखा है कंक्रीट के लिए होता है 3, और जबकि स्टील के लिए जो होता है 1.78 से लेकर 1.8 तक। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर हमें देखने को क्या मिल रहा है, कंक्रीट इज हेट्रोजीनियस वाइल स्टील, हाँ यहाँ पर क्या बोल रहा है, हाँ ये कह रहा है कि कंक्रीट का जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होगा 1.5, जबकि स्टील का जो सेफ्टी फैक्टर होगा वह 1.15 होता है। क्योंकि कंक्रीट इज हेट्रोजीनियस वाइल स्टील इज होमोजीनियस। ठीक है, हम कहेंगे कि यहाँ पर इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस से मतलब नहीं है, हम कहेंगे उसकी स्ट्रेंथ, क्योंकि स्ट्रेंथ के आधार पर ही हम सेफ्टी फैक्टर को एज्यूम करते हैं। क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन आपका, अगला ऑप्शन का बी है, द कंट्रोल ऑन क्वालिटी ऑफ कंक्रीट इज नॉट एज गुड एज दैट ऑफ स्टील। हम कहेंगे यहाँ पर ये ऑप्शन आपका सही हो सकता है। क्लियर हुआ। मतलब जो कंक्रीट की क्वालिटी होती है वो स्टील की क्वालिटी की अपेक्षा अच्छा नहीं होता है। मतलब जितना स्टील अच्छे से काम कर देगा उतना कंक्रीट आपका अच्छे से काम नहीं कर पाता है। ठीक है, फिर अगला आपका दिख रहा है ऑप्शन, कंक्रीट इज वीक इन टेंशन। हम कहेंगे बिल्कुल, कंक्रीट क्या होता है, ब्रिटल मटेरियल होता है और यह टेंशन में फेल कर जाता है। ठीक है, फिर हम अगला ऑप्शन देख रहे हैं। अगला ऑप्शन आपका क्या दिख रहा है, अगला ऑप्शन आपका है वाइड इन कंक्रीट आर 0.5 वाइल दीज इन स्टील आर 0.15। इससे कोई मतलब नहीं है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर 40 में सही होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, अर्थात बी भी सही है और सी भी सही है। तो अब इन दोनों में कौन सा अच्छा है, इन दोनों में कौन सा अच्छा है, तो हम आपको बता दें कि ईएस में आपका सही किया गया है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, वहाँ पर वैसे नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक बार अकेले था, फिर एक बार क्या है दोनों में था और उसमें कोड का चयन करना था, ABBCD इस प्रकार से दिया गया था, तो उसमें हम BC को सही किए थे। जबकि आपके SSC JEE में जो सही किया गया है, ठीक है, वो आपका सही किया गया है कंक्रीट एक ब्रिटल मटेरियल है, इसलिए वो हमारा क्या होगा, ठीक है, पार्शियल ऑफ सेफ्टी फैक्टर उसका अधिक होता है। क्लियर हुआ, है दोनों सही। ठीक है, अब देखो SSC में आपका कंक्रीट इज वीक इन टेंशन, क्योंकि वहाँ क्या होता है, ब्रिटल मटेरियल होता है। क्लियर हुआ। या आप कह सकते हो कि जो बिना इंडिकेट के फेल कर जाए, बिना बताए फेल कर जाए, उसके सेफ्टी फैक्टर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं। क्लियर हुआ, इसलिए हम यहाँ पर सही किए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 45 में हमें देखने को मिल रहा है, सॉरी 41 है यहाँ पर, 45 नहीं 41 है, वैल्यू ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट इज। ठीक है, कंक्रीट की वैल्यू ऑफ सेफ्टी क्या होगा। ठीक है, तो हम कहेंगे यहाँ पर तो 3 सही है। ठीक है, उसके बाद 1.5 भी सही है। भाई दोनों सही है कि नहीं आते, तो हम यहाँ से कहेंगे क्या, हम यहाँ पर कहेंगे कि अब यहाँ पर जो आपका मान लिया जाता है, ठीक है, वो हम कौन सा लेंगे, तो ये जो आपका होता है वो होता है WSM के लिए, और ये आपका जो होता है वो हमारा किसके लिए होता है, LSM के लिए होता है। तो इसमें सन तो दिया नहीं गया, ना तो ये बोला गया है कि इस मेथड से बताना है। तो हम कहेंगे क्या कि IS कोड 456/2000 के अनुसार भारत में जितनी भी डिज़ाइनें होती हैं वो सब लिमिट स्टेट के अनुसार होती हैं, इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर किसको सही किया जाएगा, वह 1.5 को लिया जाएगा। क्लियर हुआ। ज़्यादातर हम इसका यूज़ नहीं करते हैं, ज़्यादातर हम किसका यूज़ करते हैं, 1.5 का यूज़ करते हैं, क्योंकि जितनी भी डिज़ाइनें होती हैं वो हमारा लिमिट स्टेट मेथड के अनुसार की जाती हैं। क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन आपका है 42, एज पर IS 800 द फैक्टर ऑफ सेफ्टी अडॉप्टेड विथ रिस्पेक्ट टू द यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील। क्लियर हुआ। ये कह रहे हैं क्या, IS कोड 800 के अनुसार जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है स्टील का वो कितना लिया जाता है। तो भैया देखो ये IS कोड 800 दिया गया है, और IS कोड 800 के अनुसार स्टील स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, और वहाँ पर जो पार्शियल सेफ्टी लिया जाता है वो हमारा कितना लेता है, 1.78। पार्शियल वहाँ पर नहीं लेते हैं। ठीक है, वहाँ पर हम डायरेक्ट क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, अतः आप कह सकते हो WSM में से या इलास्टिक मेथड से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अगर यहीं पर IS कोड 456 लिख उठता, ठीक है, और ऑप्शन में 2000 लिख उठता, तो हम कहते 1.15। क्लियर हुआ। अब अगर IS कोड 456 लिखा होता तो इसमें 1.15 कहीं पर ऑप्शन नहीं है, हम फिर भी यहाँ पर C को ही सही कर देते। क्लियर हुआ। फिर अगला हम कोई देख रहे हैं, अगला हम देख रहे हैं 43 में आपको देखने को मिल रहा है, द वर्किंग स्ट्रेस ऑफ अ मटेरियल इज एक्सपेक्टेड टू बी। ठीक है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, सॉरी यहाँ पर लिखिए, द वर्किंग स्ट्रेस ऑफ अ मटेरियल इज एक्सपेक्टेड टू, अर्थात वर्किंग स्ट्रेस मटेरियल जो आपका होता है, या हम कह सकते हैं मेथड भी कह सकते हैं, मेथड नहीं यहाँ पर स्ट्रेस ही मटेरियल ले लीजिए।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, इक्वल टू अल्टीमेट स्ट्रेस इक्वल टू यील्ड स्ट्रेस लेस देन यील्ड स्ट्रेस मोर देन यील्ड स्ट्रेस। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, मटेरियल की जो वर्किंग स्ट्रेस होता है, ठीक है, मटेरियल की जो वर्किंग स्ट्रेस होता था जिस पर वो कार्य करता है वह अल्टीमेट स्ट्रेस के बराबर होगा, ठीक है, यील्ड स्ट्रेस के बराबर होगा, यील्ड स्ट्रेस से कम होगा, यील्ड स्ट्रेस से अधिक होगा। तो यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, तो हम कहेंगे थोड़ा सा देखते हैं, जो भी वर्किंग स्ट्रेस होता है वो हमारा होता है यील्ड स्ट्रेस अपान सेफ्टी फैक्टर या फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी कभी भी एक से कम नहीं होता, हमेशा एक से अधिक होता है, ठीक है, ये हमेशा एक से अधिक होता है। जब एक से अधिक होता है तो जाहिर सी बात है WS मान हमारा क्या होगा, कम हो जाएगा, किसकी अपेक्षा, यील्ड स्ट्रेस की अपेक्षा। क्लियर हुआ। यील्ड के स्थान पर अगर अल्टीमेट होता था तो भी हम कहते हैं कि अल्टीमेट से मान कम होगा किसका, वर्किंग का। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर हम किसको सही करेंगे, तो हम कहेंगे वर्किंग स्ट्रेस जो मटेरियल का होगा वह यील्ड से क्या होता है, कम होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 44 है, द अलाउबल स्ट्रेस टू व्हिच ए स्ट्रक्चर मेंबर कैन बी सब्जेक्टेड इज कॉल्ड। क्लियर हुआ। अलाउबल स्ट्रेस, स्ट्रक्चर मेंबर में जो अलाउबल स्ट्रेस होता है, ठीक है, उसको हम वर्किंग स्ट्रेस और परमिसिबल स्ट्रेस के नाम से भी जानते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस नहीं कहते हैं, ठीक है। अतः यहाँ पर हमारा सही होगा डी, वर्किंग स्ट्रेस में जहाँ पर हमने स्ट्रेस को बताया वहाँ पर हमने इसको डिफाइन किया है। क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 45 में जब हम देखेंगे, ठीक है, तो 45 में आपका मिल रहा है, कंपेयर टू वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन टू व्हाट लेवल इज कंक्रीट में टेकन बाय लिमिट स्टेट मेथड। ठीक है, ये कह रहे हैं कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड की अपेक्षा कंक्रीट की, ठीक है, जो स्ट्रेस लेवल होता है या वर्किंग स्ट्रेस लेवल होता है वो हमारा कैसे होता है, थोड़ा सा हम समझते हैं यहाँ पर। ठीक है, जब हम सिग्मा CBC वर्किंग स्ट्रेस में पढ़े थे, 15 के लिए लेकर चल रहे हैं, यम 15 के लिए लेकर चल रहे हैं, तो वो हमारा कितना आया था, 5 न्यूटन पर mm²। ये हमारा किस में था, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। जब इसको हमने लिमिट स्टेट मेथड में देखा तो वहाँ पर जो भी डिजाइन स्ट्रेस था, हमने कल भी निकाला था, जो भी इसमें डिजाइन स्ट्रेस था FCKD, हमने कल निकाला था इसका मान FCKD, उसका मान हमारा कितना था, तो वहाँ पर हमने देखा था 0.45, ठीक है, FCK 0.45 FCK। क्लियर हुआ। 0.45 FCK ये पॉइंट है भाई, यहाँ पर पॉइंट नहीं लग रहा है, ठीक से समझ लीजिएगा इसको। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर हम FCK का मान 15 रखें, इसको आप जब गुणा करोगे, ठीक है, तो ये आपका 5 से कुछ ज़्यादा आएगा। तो हम कह सकते हैं कि लिमिट स्टेट में कंक्रीट को अधिक स्ट्रेस तक, ठीक है, या अधिक लेवल तक स्ट्रेस किया जाता है, जबकि वर्किंग में आपका, ठीक है, स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा कम रहता है। तो यहाँ पर हम जो सही करेंगे, हम कहेंगे कि कंपेयर टू वर्किंग स्ट्रेस मेथड, वर्किंग स्ट्रेस मेथड की अपेक्षा लिमिट स्ट्रेस मेथड में, ठीक है, जो स्ट्रेस लेवल होता है वो क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, फिर अगला हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 46 में आपका दिख रहा है, स्टील इज प्रेफर्ड एज रेनफोर्सिंग मटेरियल इज कंक्रीट बिकॉज, ये तो अभी ऊपर आप देखे थे। ठीक है, RCC में हम स्टील को क्यों यूज कर रहे हैं, देखो यहाँ पर इट इज़ इजीली अवेलेबल, इट इज़ चीपेस्ट एंड गुड इन स्ट्रेंथ। ठीक है, फिर अगला थर्मल ऑफ कोएफिशिएंट एक्सपेंशन स्टील एंड कंक्रीट ऑलमोस्ट सेम, अर्थात दोनों का सेम होता है। इट फॉर्म्स अ गुड बॉन्ड, यहाँ पर चारों सही है, लेकिन अब चारों में से हम किसी एक को सही करेंगे, क्यों, यहाँ पर तो ऑप्शन कोड दिया नहीं गया है। तो हम यहाँ पर कहेंगे क्या कि सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है किस रीजन से किया जाता है, हम कहेंगे थर्मल ऑफ कोएफिशिएंट के आधार पर। ठीक है, तो हम कहेंगे यहाँ पर सी वाले को सही करेंगे। अगर यहाँ पर कोड दिया होता चारों तो हम यहाँ पर चारों को सही कर सकते थे। क्लियर हुआ। फिर अगला आपका है द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ स्टील, इस थर्मल एक्सपेंशन का मान कितना होता है, 1.2 × 10⁻⁵, 1.2 × 10⁻⁵, अर्थात यहाँ पर जो आपका सही होगा वो कौन सा सही होगा, तो यहाँ पर हम कहेंगे ये वाला, क्योंकि 10⁻⁶ में दे रहा है। क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 48 की हम बात कर रहे हैं, रेनफोर्स्ड कंक्रीट इज एडवांटेजियस बिकॉज ऑफ इट। रेनफोर्स कंक्रीट, ठीक है, अधिक उपयोगी होता है क्योंकि यह, ठीक है, हाँ बताओ भाई इसमें क्या क्या होता है, फायर रेजिस्टेंस एंड ड्यूरेबिलिटी, लेस मेंटेनेंस कॉस्ट, मोनोलिथिक टेरेक्टर, ठीक है, करेक्टर, ऑल ऑफ दीज, ठीक है, या ऑल ऑफ दी एबव। तो इसका मतलब क्या है भाई, पहले नंबर तो हम बात करेंगे RCC जो होता है वो फायर से प्रूफ होता है, अर्थात हम कहेंगे इसमें जल्दी से आग नहीं लगती है और अधिक ड्यूरेबल भी होता है, और एक बार ढाल दिया जाए तो इसमें मेंटेनेंस की ज़रूरत भी बहुत ही कम पड़ती है। अगर स्टील बनाया गया तो उसमें पेंटिंग करो, ठीक है, अगर कहीं पर जंग लग गया रगड़ो, फिर उसके बाद फिर पेंटिंग करो तो उसमें क्षति भी ज़्यादा होती है, ऐसा इसमें RCC में नहीं रहता है। दूसरा हमारा क्या है, मोनोलिथिक
कैरेक्टर। अब मोनोलिथिक कैरेक्टर में क्या होता है, तो हम कहेंगे मोनोलिथिक का मतलब क्या होता है, एक साथ। अर्थात आरसीसी की अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे रेनफोर्स, ठीक है, एग्रीगेट, एग्रीगेट, उसके बाद फिर क्या होता है सैंड, फिर सीमेंट। ये अलग अलग मटेरियल हैं और इन सबको जब मिला के बनाया जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, एक चट्टानी पत्थर की भांति बन जाता है। इसलिए हम उसको क्या कह रहे हैं, मोनोलिथिक कैरेक्टर। तो हम कह रहे हैं कि इसमें तीनों ऑप्शन आपका सही है, अर्थात यहाँ पर जो सही रहेगा वो कौन सा रहेगा, ठीक है, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। अर्थात हम कहेंगे क्या कि ऑल ऑफ दीज यहाँ पर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 की अगर हम बात करेंगे, कह रहा है इफ़ द एडहेशन ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट इज नॉट परफेक्ट, ठीक है, ये हमारा क्या है, परफेक्ट है लिखा है, इसको आप थोड़ा सही कर लीजिएगा, परफेक्ट, ठीक है। कह रहे हैं क्या कि यदि स्टील या रेनफोर्स कंक्रीट में, ठीक है, परफेक्ट रूप से एडहेशन ना हो, अर्थात एडहेशन मतलब क्या, जब दो अलग अलग फैमिली के लोग आपस में मिलते हैं तो उसमें क्या कहते हैं, उसको हम एडहेशन कहते हैं। अर्थात दो फैमिली के लोगों में मित्रता अधिक हो, स्नेह अधिक हो, वही हमारा एडहेशन प्रॉपर्टी कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं क्या कि आरसीसी में हम जानते हैं कि स्टील और कंक्रीट, स्टील और कंक्रीट इन दोनों में परफेक्ट बॉन्डिंग होना चाहिए या परफेक्ट एडहेशन यहाँ पर प्रॉपर्टी जनरेट होनी चाहिए। अगर ये नहीं रहेगा तो हम कहेंगे ये रेनफोर्समेंट कंक्रीट नहीं कहलाएगा, अर्थात ये फेल कर जाएगा, अर्थात बॉन्डिंग इसकी नहीं बन पाएगी। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि कह रहा है कि इफ़ द एडिशन ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट इज नॉट परफेक्ट देन क्या होगा, कंक्रीट विल बी वीक इन कंप्रेशन, द कंक्रीट में ब्रेक इन टेंशन, द स्टील विल बी ऑलवेज ओवर स्ट्रेस, नन ऑफ दिस। हम कहेंगे ये हमारे पास धरन है, ठीक है, ये हमारे पास धरन है और इसका ये क्या है, न्यूट्रल एक्सिस है, ये इसका क्या है, न्यूट्रल एक्सिस। जब ये बेंड होगा तो यहाँ पर होगा आपका कंप्रेशन जोन और ये हमारा क्या होगा, टेंशन जोन। जबकि हम जानते हैं कि जब कंक्रीट बेंड करेगा तो टेंशन जोन में कंक्रीट हमारी क्या होती है, कमज़ोर होती है और यहीं पर क्या होती हैं, क्रैकिंग आ जाएगी, यहीं पर क्या आएगा, क्रैकिंग। क्या ये ऊपर भी क्रैकिंग आएगा, तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं आएगा क्रैकिंग। क्यों, क्योंकि कंक्रीट कंप्रेशन में मजबूत होता है, ये हमको बहुत बार आपको बताए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहेंगे क्या कि जब परफेक्ट एडहेशन नहीं होगा तो कंक्रीट के टेंसाइल जोन में क्या होगा, क्रैक आ जाएंगे, अर्थात वो ब्रेक कर जाएगा। क्लियर हुआ। फिर अगला हम देख रहे हैं हायर मॉडुलस रेशियो, ठीक है, इन, ठीक है, हायर मॉडुलस रेशियो रिजल्ट इन इंक्रीज द क्रॉस सेक्शन एरिया, इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ स्टील इन द सेक्शन, इंक्रीज इन द वेट ऑफ कंक्रीट, ठीक है, नन ऑफ दिस। यहाँ पर हायर मॉडुलर रेशियो की हम बात करते हैं। हायर मॉडुलर रेशियो की हम बात करेंगे तो हम जानते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड से यम सिग्मा सी वी इज इक्वल टू क्या होता है आपका, सिग्मा एस टी। बताओ क्लियर हो यहाँ से। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि जब फोर्स की हम बात करेंगे तो फोर्स इज इक्वल टू होता है स्ट्रेस इनटू एरिया। क्लियर हो यहाँ से। अब अगर फोर्स को हमने कांस्टेंट रखा तो हम कहेंगे या तो एरिया बढ़ाओ और या तो इसको बढ़ाओ। अगर इसको आप कम कर रहे हो तो एरिया बढ़ेगा और अगर एरिया कम हो रहा है तो हम कहेंगे स्ट्रेस बढ़ेगा। दोनों में से किसी अगर एक को हमने कांस्टेंट रख दिया है तो दूसरे को हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना है, बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर हो। तो उसी हिसाब से हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, उसी हिसाब से यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मॉडुलर रेशियो का मान अधिक हो रहा है, मॉडुलर रेशियो का मान क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है। तो ऐसे केस में हमें सिग्मा एस टी का मान भी बढ़ाना चाहिए। क्लियर हुआ। लेकिन हमने कहा है FE 250 ग्रेड हमने फिक्स कर दिया, अर्थात यहाँ पर, ठीक है, FE 250 ग्रेड हमने फिक्स कर दिया, अर्थात जो यहाँ पर, ठीक है, स्ट्रेस लेवल होगा वो होगा 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इससे अधिक तो हो नहीं सकता। अब हम कहेंगे क्या, तो हम कहेंगे ऐसा है कि इनका स्टील का एरिया बढ़ा दीजिए और जब स्टील का एरिया बढ़ा देंगे तो हम कहेंगे ये इसको क्या करेगा, ठीक है, कंप्लीट कर लेगा। तो हम कहेंगे मॉडुलर रेशियो का मान बढ़ाने से या तो स्ट्रेस का मान बढ़ाइए या तो एरिया का मान बढ़ाइए। एरिया का मान कैसे बढ़ेगा, तो हम कहेंगे क्या कि वहाँ पर नंबर ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट की क्वांटिटी क्या कीजिए, अधिक कर दीजिए। अर्थात यहाँ पर हमारा सही कौन सा होगा, इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ स्टील, ठीक है, इन द सेक्शन। बता पे क्लियर हो यहाँ से। ठीक है, तो आज हम 50 ही क्वेश्चन रख रहे हैं क्योंकि इसके बाद आपका जो है लेक्चर अभी वो भी पड़ेगा, तो दोनों को हम साथ साथ में पढ़ेंगे। आज यहीं 50 हम कर रहे हैं, 50 के बाद अगला हम फिर जो है कल देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपका पर डे इस प्रकार से मिलता रहेगा। उसके बाद जो आपका वीडियो पड़ेगा वो वीडियो भी आप देखते रहिएगा। ठीक है, अगर आपको इसमें कुछ मिल रहा है तो सब चैनल लाइक भी किया जाएगा। ठीक है, लाइक भी कर दीजिए। उसके बाद आप कह सकते हैं शेयर भी कर दीजिएगा। कोई अगर डाउट्स है तो आप कमेंट भी कीजिए हमें। ठीक है, आपके कमेंट्स को जो है हम देखेंगे बाकायदा। ये जो अपने बच्चे हैं जो यहाँ पर पढ़ रहे थे वो ख़ास तौर से, ठीक है, क्योंकि जैसे ही क्लास ओपन होगी हम पहले जो है आपका सुनेंगे पूरा। ठीक है, पूरा हम सुनेंगे, उसके बाद फिर आपका टेस्ट भी कराएंगे और वो नंबर सीधा आपके हम घर भेजेंगे। ठीक है, इतनी बार आपको बहुत छूट मिल चुका है, कोई छूट नहीं मिलेगा।
सारा नंबर सबके घर पे जाएगा। क्लियर हुआ? क्योंकि इतना दिन लॉकडाउन था, इस लॉकडाउन में आपको पढ़ना चाहिए था, तो पूरा पढ़ो, अपना पूरा सिलेबस दोहराओ। हम आपको इतना छूट दिए हैं कि कोई भी डाउट्स है, कहीं का भी कोई क्वेश्चन हो, आप हमें भेजिए। उस क्वेश्चन को आपको अगर हम ना बताएं तब तो हमारी गलती है। ठीक है, तो हम जब पूरा कर रहे हैं तो आप भी पूरा कीजिए। जैसे ही क्लास चलेगी हम पहले आपका पूरा सुनेंगे, 1-2 दिन हम यही करेंगे, केवल सुनाई करेंगे। ठीक है, फिर आपका टेस्ट भी उसी बीच में हम करवा सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। और नंबर हम तुरंत आपके घर भेजेंगे। तो इसलिए आप पढ़ते रहिए, जो भी डाउट्स हो उस डाउट्स को हमें बताते रहिए। थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहे हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ा रहे हैं, इतना ज़्यादा भी नहीं हो रहा है। ठीक है, नहीं तो जानते ही हो हमारा। ठीक है, 1 घंटे में 200 क्वेश्चन, 1.5 घंटे में 200 क्वेश्चन आपका हम सॉल्व कराए हैं। हम यहाँ पर भी करा सकते हैं, बट क्या है कि हम सोच रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके आप पढ़िए। ठीक है, और जो पिछला आपका सिलेबस है वो भी आप अपना क्या कीजिए, क्लियर कर लीजिए। ठीक है, जो चैनल था अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर लेंगे, क्योंकि बार बार हम मैसेज नहीं कर पाएंगे आपको। जो है जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, थैंक यू।